नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। साथियों, हम कर रहे हैं क्लास 12 क्वेश्चन बैंक सीरीज़ और आज हम चर्चा करेंगे विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आंसर के बारे में। विथ कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन के आंसर समझते जाएंगे। साथियों, हमने शुरुआत करी थी क्वेश्चन बैंक सीरीज़ को पढ़ाने का जिम्मा लिया था हमने, और आज ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट करवा रहा हूँ मैं। इससे पहले हमने 15 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। साथियों, जब पक्का इरादा हो कि ठीक है ये चीज़ अपने को करना है, तो स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि यार ये कब करेंगे ये चीज़। तो हमने स्टार्ट किया था, पहला लेक्चर बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, ऐसे करके हमने आपके लिए सारे लेक्चर प्रोवाइड करवाए। इसी तरह आपको भी अपनी पढ़ाई जारी रखना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। आपको भी बस शुरुआत करनी है। जब आप शुरुआत कर लोगे, अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर लोगे, तो एक चैप्टर हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ऐसे करके आपको 16 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। रिवीजन करना है, रिवीजन मस्ट है, रिवीजन ही डिवीज़न है। तो साथियों, शुरुआत करें। चर्चा करते हैं अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनके आंसर के बारे में चर्चा करते हैं। इनके आंसर को समझेंगे हम। चलिए, तो विशिष्ट चालकता, तुल्यांकी चालकता, आणविक चालकता का सूत्र, इकाई लिखिए तथा इन पर तन्यता का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं, देखिए इन सारे क्वेश्चन की हम आंसर की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विशिष्ट चालकता क्या है। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है साथियों, विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। आपके पास मटेरियल होना चाहिए। किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता, किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता को क्या कहेंगे अपन, विशिष्ट चालकता कहते हैं। चालकता किसके कारण होती है, विद्युत अपघट्य के कारण ही होती है। विद्युत अपघट्य जो आयनों में वियोजित हो जाते हैं। तो किसी विद्युत अपघट्य चालक, मतलब उसको क्या कह रहे हैं, विद्युत अपघट्य को क्या कह रहे हैं, चालक। तो किसी विद्युत अपघट्य के 1 घन सेंटीमीटर विलियन की चालकता को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे केप्पा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, केप्पा से। और विशिष्ट चालकता को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो विशिष्ट चालकता को केप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो केप्पा बराबर 1 क्या लिखा आप लोगों ने, रो। ठीक है, और रो बराबर क्या होता है, RA/L। ये लिख सकते हैं, रो बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, RA/L लिख सकते हैं। तो इस रो की जगह केप्पा बराबर 1 क्या लिखा, RA/ क्या लिखा आप लोगों ने, L लिखा। ठीक है, तो L को ऊपर ले जाएंगे तो इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, केप्पा बराबर 1/R गुणित L/A, ये लिख सकते हैं अपन। जहां R प्रतिरोध है, A इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल व L इलेक्ट्रॉनों के बीच की लंबाई है, ये है। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आई। 1/R को क्या कह सकते हैं आप, 1/R को आप कह सकते हैं 1/R मतलब चालकता। चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तो यहाँ पर केप्पा है, 1/R है, L/A को कहते हैं अपन सेल स्थिरांक। तो केप्पा बराबर 1/R गुणित L/A लिख सकते हैं। जहां R प्रतिरोध है, A इलेक्ट्रोडों के बीच का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, L इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई है। अब इसकी आपको भैया इकाई बताना है। किसकी इकाई बताना है आपको, विशिष्ट चालकता की इकाई बताना है। तो विशिष्ट चालकता की इकाई कैसे बताओगे, यहाँ ये लिखा इकाई निकालने के लिए, केप्पा बराबर R की जगह R का मात्रक क्या है, ओम, और L के लिए क्या लिखा, सेंटीमीटर, और A के लिए क्या लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इसको ऊपर लिखेंगे तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। भाई साहब, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये विशिष्ट चालकता की इकाई होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। भाई साहब, आपका अगला क्वेश्चन है, तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं। तुल्यांकी चालकता किसे कहते हैं, तो किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है। किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती हैं। जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने पर उत्पन्न होती है। समझ में आया।
किसी विलयन की तुल्यांक की चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। ये डेफिनेशन के साथ में एक डेफिनेशन और आपको फ्री बताता हूँ, आणविक चालकता किसे कहते हैं। तो आणविक चालकता में क्या लिखोगे, किसी विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य लिख देंगे। 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL में विलय करने से उत्पन्न होती है। 1 ग्राम तुल्यांक की जगह क्या लिखेंगे, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य, बस इतना सा। या फिर एक और डेफिनेशन इस तरीके से लिख सकते हो कि तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को, है ना, तुल्यांक की चालकता को लैम्बडा EQC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो तुल्यांक की चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को क्या कहते हैं अपन, विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, तुल्यांक की चालकता कहते हैं, जहाँ V 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। चलिए इसे इसके थ्रू प्रदर्शित करते हैं, है ना, डेल EQC या लेम्बडा से प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ केपा विशिष्ट चालकता है। यदि C ग्राम तुल्यांक, C क्या है, ग्राम तुल्यांक 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय है, ठीक है। C ग्राम तुल्यांक 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय है, तो 1 ग्राम तुल्यांक कितने में होगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटे CEQ में विलय होगा। तो इस V की जगह ये जो लिखा हुआ है, इस V की जगह अपनों ने क्या लिखा, V की जगह लिख दोगे आप 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटे CEQ। समीकरण 1 व 2 से आपके सामने ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 व 2 से क्या क्या दिख रहा है आपको, समीकरण 1 में जो ये V है, इस V की जगह आपको वैल्यू पुट करनी, सिर्फ इस V की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो क्या किया अपनों ने, डेल CEQ, ठीक है, बराबर केपा इंटू 1000 CEQ, जहाँ CEQ को नॉर्मलता भी कहते हैं, अब देखिए इसका जो है इकाई की बात करेंगे। इकाई कैसे निकालेंगे, इकाई आपको निकालना है, केपा की इकाई क्या होगी, केपा की इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की जगह क्या लिखा अपना, सेंटीमीटर क्यूब। CEQ की जगह क्या लिखा, ग्राम तुल्यांक। साथियों यहाँ पर इससे 3 की जगह यहाँ 2 रह जाएंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो ओम इनवर्स क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसको ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा ग्राम तुल्यांक इनवर्स। या इसी को इसकी जगह ओम इनवर्स की जगह ये S लिख सकते हैं, S सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम EQ इनवर्स, ये इकाई हो जाएगी। किसकी इकाई हो जाएगी भैया, तुल्यांक की चालकता की। अब आगे बात करें हम मोलर चालकता की। मोलर चालकता या आणविक चालकता एक ही माया है भैया। तो किसी विद्युत अपघट्य विलयन की आणविक चालकता उन समस्त आयनों की चालकता है जो 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य को VmL, है ना, में विलय करने से उत्पन्न होती हैं। इसे डेल M, है ना, ये डेल M, या कहीं लैम्बडा M भी लिखा हुआ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डेल M से प्रदर्शित करते हैं। यह विलयन की विशिष्ट चालकता केपा व आयतन V के गुणनफल के बराबर होती है। या ये भी लिख सकते हैं कि आणविक चालकता या मोलर चालकता विशिष्ट चालकता और आयतन V का गुणनफल है, जहाँ V 1 मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। मोलर चालकता किसे कहते हैं, तो विशिष्ट चालकता और आयतन V के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं या आणविक चालकता कहते हैं, जहाँ V 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य विलयन का आयतन है। सिंपल डेफिनेशन। यदि M ग्राम मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय है तो क्या लिखोगे आप उस कंडीशन में, यदि M 1 ग्राम मोल 1000 सेंटीमीटर क्यूब में विलय है तो आप लिखोगे, तो 1 ग्राम मोल जो है 1000 बटे M सेंटीमीटर क्यूब में विलय होगा। अतः V की जगह जो अपनों ने अभी लिखा था, क्या लिखा था, डेल M बराबर केपा इंटू V, ठीक है। इसको जो भी इक्वेशन नंबर दिया था, तो यहाँ पर इस V की जगह अपन ये चीज़ लिख देंगे। तो डेल M बराबर केपा ऐसा कैसे लिखा हो, गुणित 1000 बटे क्या लिख दिया, M लिख दिया। ये हो गया भैया, जहाँ M विलयन की क्या है, मोलरता है। अब इकाई निकालना है,
तो डेल एम बराबर केप्पा गुणित 1000/m सेंटीमीटर क्यूब। तो केप्पा की इकाई क्या है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। 1000 की जगह के लिखा सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया, इसकी जगह के लिख दिया अपने मोल लिख दिया। तो यहाँ पर ये जो है सेंटीमीटर इनवर्स से और सेंटीमीटर क्यूब मल्टीपल किया तो ये क्या हो जाएगा, 2 रह जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको ऊपर ले गए तो मोल इनवर्स। इस ओम की जगह अपन एस भी लिख सकते हैं। तो एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये जो है किसकी इकाई है भैया, मोलर चालकता की। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लीजिए। बड़े मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, बड़े समझदार क्वेश्चन है। जय हो। अब है अगला क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विद्युत रासायनिक सेल एवं इसकी क्रियाविधि, विद्युत रासायनिक सेल एवं इसकी क्रियाविधि के बारे में चर्चा करनी है भैया अपने को। डेलियन सेल भी कहते हैं इसको, और इसी का नाम गैल्वेनिक सेल भी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये छपता है एग्जाम में, ये क्या होता है, छपता है। और छप रहा है तो अपने को एक तो डायग्राम याद रखना है, एक इसकी केमिकल रिएक्शन रखना है। थ्योरी तो अपने आप याद हो जाएगी। देखो इस केमिकल जो इसमें जो ये एक पूर्ण सेल अभिक्रिया होती है। इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया होती है, पूर्ण सेल अभिक्रिया। अगर सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है तो अर्ध सेल अभिक्रिया, अगर सिर्फ रिडक्शन हो रही है तो अर्ध सेल अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, मतलब पूर्ण सेल अभिक्रिया होती है। क्या होती है, पूर्ण सेल अभिक्रिया होती है। मेरी बात समझना आप। तो इसमें जो रिएक्शंस होती हैं कौन कौन सी होती हैं, एक तो Zn, कलर चेंज कर लो, अपना ही राज चल रहा है। जिंक जो है किस में कन्वर्ट होता है भैया, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये जो रिएक्शन है भाई साहब कौन सी है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। और कॉपर जो है Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ये वाली रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन है भाई साहब। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन को आप मिला लोगे तो यहाँ पर जो होगा क्या लिखेंगे, Zn प्लस Cu2+, इन दोनों को समान को कैंसिल कर दिया, ये हो जाएगा Zn2+, और प्लस से क्या हो जाएगा, यहाँ Cu हो जाएगा। ध्यान रखना ये चीज़ होती है, और इसको कहते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया हो रही है, दोनों ही चीज़ हो रही है। यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Zn का Zn2+ में हो रहा है, अपचयन किसका हो रहा है, Cu2+ का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब डायग्राम का ध्यान से एनालिसिस कीजिएगा। इस डायग्राम में क्या क्या चीज़ें है, एक पात्र इधर रखा हुआ है, एक पात्र इधर रखा हुआ है, 2 पात्र ले रखे हैं। एक पात्र में अपनों ने जिंक सल्फेट भर दिया, एक पात्र में अपनों ने कॉपर सल्फेट विलयन भर दिया 1 मोलरिटी का। दोनों के बीच में क्या लगा दिया, इसको कहते हैं लवण सेतु। दोनों के इलेक्ट्रोडों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। जिंक सल्फेट विलयन में जिंक का इलेक्ट्रोड लगा रखा है, और कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रखा है। मेरी बात सुना, जिंक सल्फेट विलयन में जिंक का इलेक्ट्रोड और कॉपर सल्फेट में कॉपर का इलेक्ट्रोड लगा रखा है। दोनों के बीच में जो है ना, इन विलयन आसपास नहीं आ सके, रुई की डाट लगा रखी। यहाँ पे क्या कर रखा, रुई की डाट लगा रखी, एक दूसरे में इधर मिक्स न हो पाए, जो अपनों ने जो विलयन लिया है लवण सेतु के अंदर। ठीक है, इस रिएक्शन में होता क्या है कि ये जो Zn सल्फेट है, Zn सल्फेट में से आयन वियोजित होंगे किसमें, Zn2+ और SO4- में। तो जैसे यहाँ रिएक्शन स्टार्ट होगी तो Zn2+ में से Zn जो है, जिंक जो है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है। ये क्या है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है भैया। कौन सा इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है। ध्यान से देखना, ये जिंक इलेक्ट्रोड, मेरी बात ध्यान से सुनना। जिंक इलेक्ट्रोड, ये भाई साहब जिंक इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Zn2+ में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से इधर इस इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करामत हो रही है, यहाँ पर जो विलयन है ये कॉपर की रॉड है, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड है। CuSO4 जो है, CuSO4 डिवाइड हो रहा है भाई साहब Cu2+ और SO4 2- में, SO4 2- में विलय हो रहा। ध्यान से सुनना मेरी बात।
यहाँ पर जो Cu2+ है वो Cu2+ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर से आ रहा है, इधर से, तो Cu2+ जो है यहाँ पर आएगा। तो एक कंडीशन ऐसी होगी, जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे भाई साहब ये तो इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और ये वाला इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो होगा क्या है कि जैसे इस विलियन में क्या होगा कि जिंक Zn2+ की जो है कॉन्सेंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। जिंक क्या है, इलेक्ट्रॉन देकर Zn2+ आयन विलियन में आते जाएंगे। तो उन Zn2+ को सेटिस्फेक्शन करने के लिए इधर से अगर इसमें KNO3 ले रखा है या KCl ले रखा है, तो KCl ले रखा हो अगर, तो Cl- इधर आएगा, और Cl- जो है Zn के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा, और ZnCl2 नीचे बैठ जाएगा अवक्षेप के रूप में। इसी प्रकार से इधर क्या है, K+ आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, Cu2+ जो है उधर चिपकता जाएगा, यहाँ SO4 आयनों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो ये SO4 जो है वो K+ से रिएक्शन करेगा और ये बना देगा K2SO4, और K2SO4 जैसे बना के वो नीचे अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस हो रही है इसमें। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की ओर जा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर गमन कर रहे हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लीजिए भाई साहब स्क्रीनशॉट, फिर इसकी अपन थ्योरी पढ़ेंगे। रिवीजन 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 मस्ट है साथियों। रिवीजन ही क्या होता है, डिवीज़न होता है। नो रिवीजन नो डिवीज़न, ये चीज़ ध्यान रखना लाइफ में। क्या क्या ध्यान रखोगे, नो रिवीजन नो डिवीज़न। जितना रिवीजन करोगे, जितना इसका एनालिसिस करोगे, कम से कम पढ़ो, उससे ज़्यादा लिखो, और उससे ज़्यादा क्या करो, सोचो। क्योंकि एग्ज़ाम में हम क्या करते हैं, सोचकर लिखते हैं। एनालिसिस, इमेजिनेशन बनाइए माइंड में। क्या बनाओगे आप, इमेज। जितनी ज़्यादा आपकी इमेज पावर बढ़ेगी उतना बढ़िया मज़ा आएगा आपको। ठीक है, क्लियर है। तो भाई साहब ये जो है, ये जिंक वाला जो इलेक्ट्रोड है ये किसका काम कर रहा है, ये है एनोड है, एनोड का काम कर रहा है। और एक और चीज़ ये इसकी लिख देना, ये कैथोड का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस रहेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस रहेगा। इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये। चलिए आगे बढ़े। अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं मज़ेदार तरीके से। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, तो रेडॉक्स अभिक्रियाओं में अक्षीकारकों और अपचायकों के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे तार को जोड़कर करने पर रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होने लगता है। विद्युत रासायनिक सेल में मेनली कर क्या रहे हैं अपन, रासायनिक ऊर्जा को किस में चेंज कर रहे हैं भैया, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा में होने लगता है। इस प्रकार की गई व्यवस्था विद्युत रासायनिक सेल कहलाती है। इसे गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। इसकी क्रियाविधि को डेनियल सेल के उदाहरण से समझा जा सकता है। क्लियर, आगे बढ़े। समझदार बच्चे हैं यार, इंटेलिजेंट बच्चे, सब याद हो जाता है इनको। तो अब क्या है, डेनियल सेल में हो क्या रहा है, जो अपन जो सेल की बात करी थी अपनों ने, इस सेल में क्या करामातें क्या हो रही है। चलो थोड़ा बड़ा भी रखना पड़ता है ताकि आपको दिखता जाए। डेनियल सेल, इस सेल में जिंक धातु की छड़ जिंक सल्फेट विलयन में डूबी रहती है, बताया मैंने अभी आपको। कॉपर धातु की छड़ कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी रहती है। दोनों अलग अलग पात्रों में डुबा कर रखी जाती है। दोनों विलयनों को KNO3 लवण सेतु की सहायता से, KNO3 लवण सेतु द्वारा जोड़ दिया जाता है। जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को किसी धातु के तार, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को किसी धातु के तार और गैल्वेनोमीटर सिरे से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर बाह्य परिपथ में होने लगता है। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किधर की होता है, जिंक से कॉपर की ओर, जिंक से कॉपर की ओर बाह्य परिपथ में होने लगता है। जिंक इलेक्ट्रोडों पर जिंक परमाणु Zn2+ आयन बनाकर विलयन में चले जाते हैं।
मैंने बताया आपको कि ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन देकर Zn2+ आयन कहाँ पे चले जाएंगे, विलयन में चले जाते हैं। बढ़िया बात है। यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ से कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर CuSO4 विलयन में उपस्थित किसको, Cu2+ को बुलाते हैं कि आ जाओ भैया इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। तो कॉपर यहाँ पर जो है, मेरी बात सुनना, यहाँ पर जो है ये कॉपर जो Cu2+ आयन है वो कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, और Cu2+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्या कह रहे हैं अपन, जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु Zn2+ आयन बनाकर विलयन में चले जाते हैं। यहाँ से Zn2+ कहाँ जा रहे हैं, विलयन में जा रहे हैं। तो भाई साहब हो क्या रहा है, जैसे जैसे रिएक्शन होगी वैसे वैसे ये वाला इलेक्ट्रोड तो पतला होता जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रोड क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। क्यों होता जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको ये विलयन के अंदर जो कॉपर Cu2+ आयन है वो यहाँ पर आके इकट्ठे होते जाएंगे। जिंक इलेक्ट्रोड पर जिंक परमाणु Zn2+ आयन बनाकर विलयन में चले जाते हैं। यहाँ उपस्थित इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचकर CuSO4 विलयन में उपस्थित Cu2+ आयन को Cu धातु में बदल देते हैं, जो Cu इलेक्ट्रोड पर जमा होता जाता है। इस सेल में एनोड Zn, ये किसका काम कर रहा है, एनोड Zn इलेक्ट्रोड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण होता है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें हो गई। जय हो बाके बिहारी लाल की। अब ये रिएक्शन जो मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको बता दी है, Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, इसमें Cu इलेक्ट्रोड कैथोड है, Zn ये वाला इलेक्ट्रोड क्या है, एनोड है ना, ये एनोड है, और ये क्या कैथोड है। जिंक इलेक्ट्रोड कैथोड है, इस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। जिंक इलेक्ट्रोड क्या है भैया, कैथोड है। क्या है, कैथोड है, क्योंकि इस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। Zn का किस में कन्वर्टेशन हो रहा, Zn2+ में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। संपूर्ण सेल में होने वाली अभिक्रिया मैंने आपको ये बताई दी। Zn का Zn2+ में क्या हो रहा है भैया, ऑक्सीकरण हो रहा है। Cu2+ का Cu में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इस सेल में ऋण ध्रुव एनोड तथा धन ध्रुव क्या होता है, कैथोड होता है। उल्टा उल्टा होता है भैया, जबकि विद्युत अपघट्य सेल में अलग चीज़ होती है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड क्या है, ऋण ध्रुव है, और धन ध्रुव क्या है, कैथोड है, क्योंकि कैथोड पर दूसरे ध्रुव से इलेक्ट्रॉन आते हैं। डेनियल सेल को निम्न प्रकार भी प्रदर्शित किया जा सकता है इसमें, Zn एक्वस में CuSO4 एक्वस और Cu। ठीक है, Zn CuSO4 Cu, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन इसको। क्लियर, जिंक से Zn जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको कौन ग्रहण कर रहा है, Cu ग्रहण कर रहा है। Cu ग्रहण कर रहा है, तो Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2+ Cu में कन्वर्ट हो रहा है। संपूर्ण सेल अभिक्रिया ये वाली है। मज़ा आ गया होगा बढ़िया से। तो मेरे भाई साहब, आप जो है इस डायग्राम को बनाना, इस डायग्राम को बना के इस चित्र को याद कर लेना, आपके 5 नंबर पक्के हैं। क्या है भैया, 5 नंबर पक्के। आगे बढ़ना तो पड़ेगा, बढ़ते रहो भाई, ऐसे ही कर ले पूरा सिलेबस कंप्लीट। अगला क्वेश्चन आपका साथियों, नर्नस्ट इक्वेशन, नर्नस्ट समीकरण लिखिए। नर्नस्ट रासायनिक सेल है तो नर्नस्ट समीकरण लिखिए तथा इसके प्रमुख अनुप्रयोग भी बताने हैं, एप्लीकेशन भी बताने हैं नर्नस्ट समीकरण के। किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मान सांद्रता व ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है, इसके अध्ययन के लिए नर्नस्ट ने एक समीकरण दी जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। यह किसी अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान प्रकट करता है। क्या करता है, यह किसी अपचयन अर्धसेल अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान प्रकट करता है। आगे बात करें, क्या कह रहे हैं आगे। अर्धसेल अभिक्रिया जो होती है उसमें क्या होता है साथियों, जो भी अर्धसेल अभिक्रिया, यहाँ पे अपचयन अभिक्रिया की बात हो रही है, तो यहाँ पर कोई भी धातु लिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके वो Mn+ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M में कन्वर्ट हो जाएगा अर्धसेल अभिक्रिया के लिए। उपरोक्त अर्धसेल अभिक्रिया के लिए निम्न समीकरण होगी जिसे नर्नस्ट समीकरण कहते हैं। इसके लिए ये फंडा दे दिया भाई साहब ने, नर्नस्ट ने क्या दिया, E = E0 - RT/NF log M/Mn+, ये फंडा दे दिया इसने भाई साहब ने। तो E = E0 - 2.303 RT, log को इसको log 10 में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे मल्टीपल कर दिया अपन 2.303 से,
तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT NF log 10 m/mn प्लस लिख दिया। बहुत बढ़िया बात है। जहाँ n जो है अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रोडों की संख्या है, सही बात है। E क्या है, इलेक्ट्रोड विभव। E0 क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। R क्या है, गैस नियतांक। F क्या है, फैराडे नियतांक। T क्या है, परमताप। M क्या है, इलेक्ट्रॉन सांद्रता। Mn प्लस क्या है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। यह समीकरण 298 केल्विन पर निम्न प्रकार लिख सकते हो। इसी समीकरण को भाई साहब ने 298 केल्विन पर क्या लिख दिया, E बराबर E0 माइनस 0.059 बटे n log 10 1 बटे mn प्लस लिख दिया। यही समीकरण, इसको ऐसे लिख दिया। क्या फ़र्क पड़ रहा है? फर्क तो पड़ता है, नहीं पड़ता है? पड़ता है। इस समीकरण को क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया। अब नॉनस्ट समीकरण के अनुप्रयोग, नॉनस्ट समीकरण के अनुप्रयोग। तो सेल के विद्युत वाहक बल पर ताप परिवर्तन प्रभाव का अध्ययन नॉनस्ट समीकरण द्वारा संभव है। ताप प्रवृत्ति पर सेल का विद्युत वाहक बल कम होता है, बढ़िया बात है। विद्युत अपघट्य की सांद्रता परिवर्तन सेल के विद्युत वाहक बल पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी नॉनस्ट समीकरण द्वारा किया जाता है ना। विद्युत अपघट्य की सांद्रता परिवर्तन सेल के विद्युत वाहक बल पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी नॉनस्ट समीकरण द्वारा किया जाता है। तो ये अनुप्रयोग हैं। जय हो। अब है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलराउश का नियम करोगे? कोलराउश का नियम बड़ा मस्त क्वेश्चन है। कोलराउश का नियम बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है साथियों। कोलराउश का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोलराउश का नियम समझने से पहले कुछ बेसिक फंडे जान लेते हैं। होता क्या है, अगर आप कोई विद्युत अपघट्य ले रहे हैं और किसी विद्युत अपघट्य विलयन की जो चालकता होती है वो किसके कारण होती है, आयनों के कारण। और आयनों की क्या होती है, गतिशीलता के कारण। तो विद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल विद्युत अपघट्य और एक दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, उन्हें प्रबल विद्युत अपघट्य कहते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। जैसे NaCl जो है Na+ और Cl- आयनों में पूर्णतः वियोजित हो रहा है, जितना भी डाला NaCl सब आयनों में वियोजित हो गया, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होगा, पूर्णतः वियोजित न हो, उसे कहेंगे अपन दुर्बल विद्युत अपघट्य। मेरी बात समझ में आ गई? लेकिन क्या होगा कि अपनों ने यहाँ पर एक तो लिया 10 लीटर पानी और एक जगह लिया अपनों ने 1 लीटर पानी। 1 लीटर लिया, क्या लिया, 1 लीटर पानी। होगा क्या है कि जितना ज़्यादा विलायक ले रहे हैं उतना ज़्यादा क्या है, तनु विलयन होगा। तो उसको क्या कहेंगे, उस कंडीशन में क्या है, अनंत तनुता पर। तो जितना ज़्यादा डाइल्यूशन होगा उस कंडीशन में जो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो वियोजित नहीं हो रहा था, ज़्यादा खुला मिल गया, तो वहाँ पर वो भी क्या हो गया, वियोजित हो गया। तो अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य भी क्या हो जाते हैं, पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं अनंत तनुता पर, ठीक है। मतलब जैसे कि ये कहूँ कि 1 लीटर में 100 ml एसिटिक एसिड डाल रखा था, तो उसके सभी मॉलिक्यूल वियोजित नहीं हुए। लेकिन अगर उसी को अपन 10 लीटर में डाल दिया 100 ml एसिटिक एसिड, तो वो जो आयन है उनको जगह मिल गई, वो पूर्णतः वियोजित हो गए। तो अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य भी पूर्णतः वियोजित हो जाता है। कौन कहे गए भाई साहब, कोलराउश साहब कहे गए, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा मज़ेदार बात है। तो अनंत तनुता पर क्या होगा, जो धनायन की चालकता है, धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकताओं के योग, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता और अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकताओं का योग अनंत तनुता पर मोलर चालकता के बराबर होता है। ये कोलराउश का नियम है। मेरी बात समझना, अनंत तनुता पर जहां पर अपन विद्युत अपघट्य डाल दिया, पानी मिलाते गए, अनंत तनुता हो गई, ठीक है। तो कोई भी विद्युत अपघट्य लो, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसके बराबर होगी, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता प्लस अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता के बराबर होगी। इसको अपन जो है यहाँ पर V+ और V- भी लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ रहा। तो किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता 2 मानों का योग है, जिसमें एक मान धनायन का तथा दूसरा मान ऋणायन का, इन दोनों की चालकता के बराबर होगी मोलर चालकता, जिसमें लैम्बडा इन्फिनिटी प्लस है ना, लैम्बडा इन्फिनिटी माइनस क्रमशः धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताएं
तथा V प्लस और V माइनस विद्युत अपघट्य की प्रति फार्मूला इकाई में धनायन और ऋणायनों की संख्या है कि कितने धनायन हैं कितने ऋणायन लिए, V प्लस और V माइनस। ठीक है, मेरी बात समझना। जैसे कि NaCl की बात करेंगे, NaCl की, तो क्या होगा, एक Na प्लस होगा और एक Cl माइनस होगा। यदि मैं AlCl3 की बात करूंगा तो क्या होगा, एक तो Al3 प्लस होगा और 3Cl माइनस होगा। तो ये जो है कितने आयन हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पर एक Al3 प्लस है, 3Cl माइनस है, तो V प्लस और V माइनस, ये जो दिया हूँ ना, V प्लस और V माइनस, V प्लस और V माइनस विद्युत अपघट्य की प्रति फार्मूला इकाई में धनायन और ऋणायन की क्या संख्याएं हैं, ये चीज़ दे रखी है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई। या फिर आप ऐसे डेफिनेशन लिखो तो भी अपना स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, इस तरीके से आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा। या फिर ये भी लिखो डेफिनेशन तो भी चलेगा कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। तुल्यांकी चालकता, अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता, यहाँ पर जो है डेल EQ इन्फिनिटिव, ये लिखोगे तुल्यांकी चालकता के, डेल EQ इन्फिनिटिव। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता उसकी आयनिक चालकताओं के योगफल के बराबर होगी। मतलब धनायन की अनंत अनुता पर धनायन की चालकता और अनंत अनुता पर ऋणायन की चालकता। ये क्या लिखा, लेम्डा C इन्फिनिटिव, मतलब अनंत अनुता पर केटायन मतलब धनायन की चालकता प्लस अनंत अनुता पर एनायन मतलब ऋणायन की चालकता। लेम्डा C इन्फिनिटिव और लेम्डा A इन्फिनिटिव अनंत अनुता पर धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकता है। ये हो गया भैया कोलराउश का नियम, याद कर लेना, नो कन्फ्यूज़न। अब बात करें कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग। भाई साहब कोलराउश ने तो नियम दिया तो बहुत बढ़िया बात है। क्या कह दिया कि दुर्बल विद्युत अपघट्य भी अनंत अनुता पर पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। क्या कहा, दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता या आणविक चालकता का निर्धारण हो सकता है। इस नियम के उपयोग से दुर्बल विद्युत अपघट्यों की तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता प्रबल विद्युत अपघट्यों के धनायनों और ऋणायनों की चालकताओं के मानों के गणितीय समायोजन कर ज्ञात की जा सकती है। मतलब आपको प्रबल विद्युत अपघट्यों की चालकता मालूम है कि इसकी चालकता है, तो उसके आधार पर आप दुर्बल विद्युत अपघट्यों की भी चालकता ज्ञात कर सकते हैं। मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने एक ये दे रखा है, लेम्डा M इन्फिनिटिव CH3COOH, लेम्डा M इन्फिनिटिव HCl, लेम्डा M इन्फिनिटिव CH3COONA, लेम्डा M इन्फिनिटिव NaCl। इसमें निम्नानुसार गणितीय समायोजन होगा। क्या होगा, निम्नानुसार गणितीय समायोजन होगा। जो लेम्डा M इन्फिनिटिव CH3COO माइनस और H प्लस में डिवाइड हो जाएगा, लेम्डा इन्फिनिटिव H प्लस और Cl माइनस में, लेम्डा H प्लस Cl माइनस CH3COO माइनस और Na प्लस और माइनस NaCl। तो यहाँ पर इनकी जो चालकता है अपने को मालूम होगी इन तीनों की, तो इस दुर्बल विद्युत अपघट्य की चालकता ज्ञात कर लेंगे। क्यों, देखो इसमें ये दुर्बल विद्युत अपघट्य, इसमें समान समान कैंसिल हो जाएंगे। कौन कौन कैंसिल हो रहा, ये प्लस का Cl माइनस है, ये माइनस का Cl माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का Na प्लस है, ये हो जाएगा। लेम्डा M इन्फिनिटी H प्लस और CH3COO माइनस इसके बराबर हो जाएगी चालकता इसकी। ठीक है, तो ये इस फार्मूले की सहायता से आप दुर्बल विद्युत अपघट्य की भी चालकता ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, दूसरी कंडीशन है वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। इसकी मात्रा ज्ञात करने में वियोजन की मात्रा, तो वियोजन की मात्रा को अपनों ने अल्फा से रिप्रेजेंट कर रखा। तो वियोजन की मात्रा, तो अनंत अनुता पर कोई भी विद्युत अपघट्य पूर्णतः वियोजित हो जाता है, जबकि उसके सापेक्ष किसी अन्य सांद्रता पर पूर्णतः वियोजित नहीं होता है। तो अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता बटे किसी सांद्रता पर तुल्यांकी चालकता, ऐसे आप वियोजन की मात्रा निकाल सकते हो। ऐसे आप वियोजन की मात्रा निकाल सकते हो कोलराश के नियम की सहायता से। डेल M इन्फिनिटिव, साले गलतियां बहुत करते हैं, लेम्डा M इन्फिनिटिव, M इन्फिनिटिव है ना, लेम्डा C इन्फिनिटिव, लेम्डा A इन्फिनिटिव। अतः वियोजन जो होगा डेल C है ना, किसी अन्य तनुता पर चालकता बटे अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता, ये दे रखा है। इस फार्मूले से वियोजन की मात्रा निकाल सकते हो आप। चलिए, ये तो हो गया वियोजन की मात्रा और दुर्बल विद्युत अपघट्यों की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता और आणविक चालकता का निर्धारण किया जाता है कोलराश के नियम की सहायता से।
अब आपके सामने कोलरॉश के नियम का जो ये जो चीज़ दे रखी थी ना, उसी हिसाब से ये वाला जो एग्जाम्पल दे रखा ना, ये अनुप्रयोग इसी अनुप्रयोग से रिलेटेड है। इस अनुप्रयोग की जगह आप ये भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी से रिलेटेड एक सवाल है, ये वाला बड़ा मस्त सवाल है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है? अनंत तनुता पर NH4Cl, NaOH, NaCl की मोलर चालकता है ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता है क्रमशः 129.8, 248.1 और 126.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। अब आपको किसकी ज्ञात करना? NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना। किसकी ज्ञात करना भाई साहब? NH4OH की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करना है आपको। मेरी बात सुनना। तो अनंत तनुता पर NH4OH की चालकता, कोलरॉश के नियम के अनुसार अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। तो NH4OH को NH4 प्लस और OH माइनस में डिवाइड कर दिया। अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, NH4OH की अनंत तनुता पर चालकता ज्ञात कीजिए। अब क्या दे रखा भाई साहब? इधर आपके दे रखा NH4Cl, तो अनंत तनुता पर NH4 प्लस, ठीक है, अनंत तनुता पर ये NH4 प्लस और ये Cl माइनस, इसके लिए अपनों ने ये दोनों लिख दिए। ये अनंत तनुता पर Na प्लस और अनंत तनुता पर OH माइनस की चालकता, अनंत तनुता पर Na प्लस की चालकता और अनंत तनुता पर Cl माइनस की चालकता, ये लिख दिया। इसके बराबर ये हो जाएगा। मेरी बात समझना आप, ठीक है। इसको क्या लिख दिया अपनों ने? NH4Cl है ना, तो ये NH4 प्लस और ये Cl माइनस। ये NaOH है ना, तो ये Na प्लस और ये OH माइनस। ये NaCl है तो ये Na प्लस और ये Cl माइनस। क्लियर? अब इसमें जो है समान समान जो है क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। इसको चलो लिख दिया अनंत तनुता पर NH4 प्लस, अनंत तनुता पर Cl माइनस। इसको पहले लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ गया? धनायन वाले को पहले लिख दिया, इसको पहले लिख दिया, ठीक है। फिर इसको लिख दिया, फिर ये माइनस Na प्लस और Cl माइनस ऐसे लिख दिया, चलेगा। ये NH4Cl, ये NH4Cl, ये NaOH, ये NaOH लिख दिया, ये NaCl लिख दिया। डायरेक्ट चाहो तो ये स्टेप नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट NH4Cl, NH4 प्लस और Cl माइनस, NaOH, Na प्लस और OH माइनस, फिर ये NaCl। मतलब एक ऐसा चीज़ देखते हैं कि ऐसा घटाएं अपन इसमें से कि अपने को लास्ट में क्या मिल जाए? सिर्फ NH4OH मिले। तो यहाँ पर देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, Na प्लस प्लस है ना, ये माइनस का है ना, और ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। समझ में आया? ये Na प्लस से, अरे सॉरी, ये Na प्लस से ये Na प्लस कैंसिल हो रहा है, ये Cl माइनस से ये Cl माइनस कैंसिल हो रहा। बचा क्या? ये जो चीज़ दिख रही थी अपने को, वही यहाँ पर बची, वही यहाँ पर बची। लेमड़ा M इन्फिनिटिव NH4 प्लस और लेमड़ा M इन्फिनिटिव OH माइनस। अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता, अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, कोलरॉश के नियम के अकॉर्डिंग। अनंत तनुता पर धनायन की चालकता, अनंत तनुता पर ऋणायन की चालकता। तो इसको जो अपनों ने लिखा ना, ये तो NH4Cl अनंत तनुता पर मोलर चालकता NH4Cl, इसकी जगह अपनों ने ये लिखा आयनों के रूप में। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेमड़ा M इन्फिनिटिव NaOH, इसको ऐसे लिख सकते हैं आयनों के रूप में, इसको अपन आयनों के रूप में ऐसे लिख सकते हैं। अब अपने पास जो इनकी जो चालकता ज्ञात है, किसकी ज्ञात है भैया? इसकी है NH4Cl की कितनी है? वो 129.8। इसकी कितनी है? NaOH की 248.1, ये 248.1 लिख दिया, माइनस लिख दिया अपनों ने 126.4। ठीक है, अपने इस ऐसी चीज़ माइनस करी ताकि इधर से जो है कैंसिल हो जाए ये चीज़ें, अपने पास ये चीज़ बचे। तो इसको जो अपनों ने कैलकुलेट किया तो अपनों ने अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसकी? डेल M इन्फिनिटिव या लेमड़ा M इन्फिनिटिव लिखो तो भी चलेगा, इसका NH4OH का, NH4OH 251.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है साथियों, ये चीज़ होगी। मोलर चालकता की इकाई लिखना पड़ेगी अपने को यहाँ पर।
ये हैं भाई साहब, ये आंसर। आगे बढ़े, चलिए। तो अभी आज के लेक्चर में हम इतना ही करें, क्योंकि बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसका एक पार्ट और बनेगा, इस यूनिट का एक पार्ट और बनेगा आराम से। जो अगला पार्ट होगा वो लास्ट पार्ट होगा क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का। तो साथियों, शेयर कीजिए वीडियो और चर्चा कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, अच्छे से मज़े लीजिए, पढ़ाई कीजिए। एग्ज़ाम चांसेस हैं, एग्ज़ाम होंगे। ऐसा नहीं कि अपन जो है मेहनत करना छोड़ दें कि इस बार भी शायद एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, ऐसा नहीं सोचना है। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है। चलिए साथियों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।